हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, यानी नया चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल। और भारतीय भूगोल में हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत का परिचय। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें पता भी होना चाहिए अपने भारत के बारे में, तो वहाँ से ही शुरुआत करेंगे भारत की। कि बात आती है सबसे पहले कि भारत का निर्माण कैसे हुआ था, भारत बना कैसे। तो ये सारी चार चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताने वाला हूँ। आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखता रहेगा सब कुछ, कैसे भारत का निर्माण हुआ था, क्या हुआ था। ज्योग्राफी में बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, बस आप बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो शुरुआत में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, सूर्य से हुआ था और ये एक आग का गोला थी। धीरे धीरे ये ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद जिस तरह से दूध ठंडे होने के बाद उसके ऊपर एक मलाई की परत जम जाती है, इसी तरह से धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर एक परत जमनी शुरू हुई। और वो परत क्या थी? हमारी स्थल आकृति। वो ठंडी होने के बाद वो परत क्या बनी? स्थल आकृति। लेकिन उसके नीचे आज भी लावा है। पृथ्वी के अंदर आज भी लावा है जो कभी भी ज्वालामुखी से बाहर निकलता रहता है। अब उस लावा के ऊपर मेटल, और उस मेटल को ये बोलते हैं प्लेट, और उस प्लेट के ऊपर ही बनी हुई है हमारी स्थल आकृति। तो शुरुआत में पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही प्लेट थी, और उस प्लेट के ऊपर जो महाद्वीप बना हुआ था वो था पेंजिया महाद्वीप। आज जितने भी हम पूरे वर्ल्ड में ये देश देखते हैं, ये सारे के सारे देश पहले एक ही जगह इकट्ठा थे। साथ के साथ महाद्वीप जो हैं हमारे, सारे के सारे एक ही जगह इकट्ठे थे उस पेंजिया महाद्वीप के ऊपर। धीरे 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 उस पेंजिया महाद्वीप में दरार पड़ी और वो पेंजिया महाद्वीप दो भाग में टूट गया, एक गॉडविन प्लेट में और एक यूरेशियन प्लेट में। गॉडविन प्लेट भी फिर अलग अलग भाग में टूट गई, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, साउथ अमेरिका में, अटलांटिका में, अंटार्कटिका में, इनमें अलग अलग टूट गई। सारे के सारे देश प्लेट के ऊपर ही हैं। प्लेट के नीचे लावा, उसके ऊपर प्लेट, उसके ऊपर स्थल आकृति। अब लावा के ऊपर ये सारे के सारे प्लेट हैं, तो लावा है हमारा लिक्विड फॉर्म में, तो उसके ऊपर ये प्लेट मूव करती रहती हैं, आज भी मूव करती हैं। आज भी हर देश मूव कर रहा है, एक जगह रुका हुआ नहीं है। भारत भी मूव कर रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि पता नहीं चल पाता। भारत भी मूव कर रहा है उत्तर पूर्व की तरफ, और इस तरफ मूव करने की वजह से हर साल हिमालय की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ये सारी बात बताएंगे, जब हिमालय पढ़ेंगे तब बताऊंगा बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। आप बस इतना सुनिए कि उस गॉडविन प्लेट से साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अंटार्कटिका ये अलग हो गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया प्लेट से अलग होने के बाद उत्तर पूर्व की तरफ चलना शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी नीचे चला गया और भारत ऊपर जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। जब भारत ऊपर जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यूरेशियन प्लेट एक बड़ी प्लेट थी, भारत प्लेट छोटी प्लेट थी। जब ये जाकर इस तरह से टकराई तो छोटी प्लेट अंदर घुस गई, बड़ी प्लेट इसके ऊपर आ गई, और ये बड़ी प्लेट इसके ऊपर आने की वजह से ये भाग थोड़ा इस तरह से उठ गया, और इस भाग के उठने के कारण हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। तो भारत की जो प्लेट है वो गॉडविन प्लेट से टूट कर आई और कहाँ आकर टकराई? यूरेशियन प्लेट से, और इस तरह से भारत का निर्माण हुआ। आप देखते होंगे कि बब्बर शेर हमारे गुजरात में गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं वहाँ पर, और वही बब्बर शेर हमारे साउथ अफ्रीका में भी मिलते हैं। दोनों में बहुत समानता है। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के जंगल और जो यहाँ पर गुजरात के अंदर जो जंगल है जहाँ पर बब्बर शेर मिलते हैं, वहाँ के मौसम में, वहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ है, वहाँ के पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा समानता है। और उसका रीज़न यही है कि भारत जो अलग हुआ था वो अफ्रीका से ही अलग होकर और तब जाकर यूरेशियन से टकराया था। आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा किस तरह से भारत जाकर टकराकर एक नया देश बन गया था यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद। तो इस तरह से भारत का निर्माण हुआ था। तो ये हुई भारत के निर्माण की बात। अब भारत के परिचय के बारे में देखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। आप मेरे साथ बने रहिए। पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना चैप्टर।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सबका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर यानी ज्योग्राफी की अब ये सीरीज चलाएंगे और इस सीरीज में हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारत के बारे में सब कुछ। आपको सामने बोर्ड पर दिखाई दे रखा होगा, ये भारत का नक्शा है। मैंने कोशिश की है, वैसे मैं इतना अच्छा चित्रकार नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छी तरह से चित्र बना सकूँ। तो जैसा भी बन गया है ये आपके सामने है। अगर किसी को भारत लग रहा है तो ठीक है, अगर किसी को नहीं लग रहा है तो भाई वो प्लीज़ इससे वो भारत मान ले कि ये भारत है। और आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, भारत के बारे में। और पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, एक चीज़ पढ़ेंगे। थोड़ी हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन एडजस्ट करना। अगर पढ़ना है तो देखो, फिर लंबाई मत देखो वीडियो की, मत ये देखो कि मैं कितने डीपली इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। बस पढ़ते चले जाइए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइए, बुरा लगे तो डिसलाइक ज़रूर करके जाइए, जैसी आपकी मर्जी। तो स्प्राइट की टैगलाइन है, सीधी बात नो बकवास। तो सीधा चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, भारत के ऊपर, भारत का परिचय। तो आज हम भारत के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बात आती है भारत के लिए, मैं एक बात बोलने लगूं कि भारत के वैसे तो कई नाम हैं। आर्यवर्त है, जम्बूद्वीप है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। लेकिन हमारे संविधान के अंदर भारत के सिर्फ दो ही नाम हैं, एक भारत और दूसरा इंडिया। तो बात सिर्फ भारत से ही करेंगे। आर्यवर्त वगैरह जो वहाँ हैं उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, ना वो कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत के कितने नाम हैं। तो भारत की बात शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं आप एक छोटा सा आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगूं कि विश्व के मानचित्र पर, विश्व का जो मानचित्र है उसके ऊपर भारत का सबसे पहले चित्रण किसने किया था? यानी कि विश्व मानचित्र पर भारत को पहली बार किसने दर्शाया था कि एशिया में यहां पर भारत है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाने वाले पहले व्यक्ति थे टालमी। इन जनाब ने टालमी जनाब ने पहली बार भारत को विश्व के नक्शे पर दर्शाया था। अब शुरुआत करते हैं भारत की स्थिति की, कि ग्लोब हम सबने देख ही रखा है। तो ग्लोब के ऊपर अगर मैं बात करने लगूं कि ग्लोब के ऊपर भारत की स्थिति क्या है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्लोब बना देता हूँ। एक बात और, यहाँ पर आप सारी चीज़ रटने की बजाय समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ मैं आपको कुछ नहीं रटाने वाला हूँ। यहाँ हर चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है समझने का तो चैनल पर बने रहें। और अगर आपको ये है कि हमें तो रटना है, तो रटने के लिए दुनिया भर की बुक्स हैं, आप वहाँ से जाकर रट सकते हो। लेकिन अगर आपको हर फैक्ट समझना है, हर पॉइंट समझना है, तो आप बिल्कुल ठीक चैनल पे हो। तो भारत की स्थिति ग्लोब के ऊपर देखने लगेंगे, ग्लोब के ऊपर भारत की स्थिति क्या है। तो मैं यहाँ पर पृथ्वी बना रहा हूँ भाई, ये मान लेते हैं हमारी छोटी सी पृथ्वी है। यहाँ पर इसके बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा। ऐसे नहीं है कि कोई फीता लेके यहाँ पे बैठ गया था और रेखा खींच दी, सिर्फ काल्पनिक रेखा। और ये जो ये काल्पनिक रेखा है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं हम विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, जो रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट दे, उसी का नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री से होकर जा रही है। इसके ऊपर 90 और ऐसी रेखाएं खींच दी गई, इस तरह से पृथ्वी के ऊपर। इस भूमध्य रेखा से ऊपर 90 रेखाएं इस तरह से खींच दी गई। इसके नीचे भी 90 इस तरह से रेखाएं खींच दी गई। काल्पनिक रेखाएं, इन रेखाओं को बोला गया अक्षांश।
ये रेखा क्या थी? अक्षांश। जब पृथ्वी पर इस तरह से रेखाएं खींची हुई हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश। अब मैं यहाँ पर डायरेक्शन की एक ड्रॉ बनाऊं तो ये क्या होता है हमारा नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इस डायरेक्शन की अगर मैं पृथ्वी के साथ कंपेयर करूं तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर। ये क्या हो जाएगा? दक्षिण। ये पूर्व और ये पश्चिम। अब ये जो आधी पृथ्वी है जो ऊपर की तरफ है, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। इस भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ आधी पृथ्वी को, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव। जिस तरह से हमने यहां पर ये रेखाएं खींच रखी हैं, सेम इसी तरह से हमने यहां उत्तरी ध्रुव से इस तरह से रेखा खींच दी, खड़ी हुई रेखा। ये इस तरह से है, खड़ी हुई रेखा। इनको बोलते हैं हम अक्षांश। जो उत्तरी ध्रुव में अक्षांश है, इनको उत्तरी अक्षांश। जो दक्षिण ध्रुव में है, ये जो ये अक्षांश है, ये दक्षिण ध्रुव में, इनको दक्षिण अक्षांश। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं ग्लोब के ऊपर भारत की स्थिति कहाँ है। बोलने के लिए एक वर्ड में मैं आपको बता देता कि यहाँ, लेकिन मैंने बोला था ना कि मैं यहाँ पर हर चीज़ आपको पूरे डिटेल के साथ समझाऊंगा। ज्योग्राफी समझने की चीज़ है, ना कि रटने की चीज़। अरे यार, इस भारत में हम रहते हैं तो कम से कम भारत के बारे में हमें पूरी नॉलेज तो होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको सिर्फ समझाऊंगा। पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा। आप अगर डिसलाइक करके जाने की सोच रहे हो तो आप वीडियो लाइक करके जाओगे पक्का। और ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप मजबूर हो जाओगे लाइक करने के लिए। ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिण ध्रुव। इसी तरह से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये काल्पनिक रेखाएं और खींच दी गई। इस तरह से ये जो ये खड़ी हुई लाइन है, इनको बोलते हैं देशांतर। इनको बोलते हैं देशांतर। जो ये देशांतर है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। ये कौन सा देशांतर है? 0 डिग्री देशांतर। जीरो डिग्री देशांतर गुजर कहां से रहा है? लंदन के पास ग्रीनविच नामक शहर से। ये हमारी भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर। इसके इस तरफ, इस 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ जो देशांतर पड़ेंगे उनको क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। ये यहां पर है पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूर्व की तरफ पड़ रही हैं। जो इस तरफ पड़ेंगे इनको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। जो पश्चिम में पड़ेंगे वो कौन से हो जाएंगे भाई? पश्चिमी देशांतर। 0 डिग्री से जो जा रहा है उसको बोलेंगे हम 0 डिग्री देशांतर। और ये 0 डिग्री देशांतर ही मानक समय देशांतर है। मानक समय देशांतर कहां से होकर गुजर रहा है भैया? ये जा रहा है लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर ये गुजरा हुआ है। अब भारत की बात करने लगे हम कि भारत कहाँ है। तो भारत यहाँ पे स्थित है, ग्लोब के ऊपर भारत यहाँ पे स्थित है। ये भारत है, ये स्थिति भारत की है जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है। अब अगर मैं बोलने लगूं कि भारत की स्थिति है कहाँ, तो ये उत्तर, ये पूर्व, और ये क्या हो गया? उत्तर पूर्व के
बीच में। तो ग्लोब के ऊपर भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में। तो भारत की स्थिति ग्लोब के ऊपर कहाँ हो गई? उत्तर पूर्व में। बात करते हैं पृथ्वी के ऊपर भारत है कहाँ? तो उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में किस जगह? तो एशिया महाद्वीप में। अगर बात करने लगे कि एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ भाई, इसके अंदर ही बना देता हूँ, थोड़ी ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह से मान लेते हैं ये एशिया है, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो भारत यहाँ पर है, ये भारत है। तो एशिया में कहाँ पर है भारत? तो एशिया के दक्षिण में भारत है। जो भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ आप तुरंत के तुरंत लिखते रहिए कि मानचित्र पर दर्शाने वाले पहले व्यक्ति टालमी, ग्लोब के ऊपर भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में, एशिया में भारत की स्थिति एशिया के दक्षिण में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। डस्टर, एक मिनट। चलो भाई, पृथ्वी के ऊपर हमको भारत मिल गया कि दक्षिण पूर्व में है। बात आती है कि जब हम उत्तरी ध्रुव में इस तरह से अक्षांश खींच रहे हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा अक्षांश यहां से भारत से होके जाता होगा जिससे भारत की सीमा शुरू होती होगी। तो बिल्कुल भारत की जो सीमा शुरू हो जाती है वो यहां से हो जाती है। ये है ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप से भारत की सीमा शुरू हो जाती है। ग्रेट निकोबार से लगता हुआ एक अक्षांश जाता है जिसका माप है 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। भारत की सीमा कहां से शुरू हो जाती है? 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ग्रेट निकोबार से। और जहां से, जिस बिंदु से ये ग्रेट निकोबार के ये होकर जाता है, उस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन से द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। कौन से अक्षांश पर स्थित है? 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। यहां से भारत की सीमा शुरू हो जाती है। बात करते हैं कि यहां से कौन सा अक्षांश आ जाता है? जो भारत की मुख्य स्थल सीमा है, वो द्वीप की सीमा शुरू होती है, लेकिन मुख्य स्थल सीमा से कौन सा अक्षांश होकर जाता है? तो यहां से जो हो जाता है वो 8.4 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ग्लोब के अंदर भारत कहां पड़ता है? उत्तर में। तो उत्तर में जितने भी अक्षांश हैं इनको क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। तो सीमा शुरू कहां से होती है? 6.4 से द्वीप की सीमा शुरू हो जाती है, लेकिन स्थल सीमा भारत की कहां से शुरू होती है? 8.4 उत्तरी अक्षांश से। खत्म कहां होती है? तो खत्म होती है यहां पर जाकर, यहां पर। कितने डिग्री अक्षांश पे? तो यहां आता है आपका 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। बात करते हैं कि जिस तरह से भारत की जहां से भूमि शुरू हुई थी उसका एक नाम दे दिया था हमने, इंदिरा पॉइंट। इसी तरह जहां पर खत्म हो रही है उसका भी नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। कहां पर स्थित है? जम्मू में। वैसे तो पाक अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन इस पाक अधिकृत कश्मीर कौन सा क्षेत्र है? जम्मू का क्षेत्र है। तो यहां पर है इंदिरा कॉल। पूछा जाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर। कौन से अक्षांश से शुरू होता है? 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। भारत का उत्तरी पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल। कौन से अक्षांश पर है? 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। कहां पर? जम्मू के अंदर।
ये तो हो गया हमारा अक्षांशों के बीच में भारत की स्थिति, कि कौन कौन से अक्षांशों के बीच में भारत की स्थिति पड़ती है। अब हमने कुछ लाइन इस तरह से खड़ी हुई भी खींच रखी हैं, इनको बोलते हैं देशांतर। तो भारत कौन से देशांतर के बीच में स्थित है? तो यहां से एक देशांतर गुजरता है 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर। 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम कहाँ पढ़ते हैं? पूर्व में। तो इस 0 डिग्री देशांतर से इस साइड जितने भी देशांतर हैं वो सब क्या है? हमारे पूर्वी देशांतर। तो भारत कहाँ से शुरू होता है? 68.7 पूर्वी देशांतर तक। और एक देशांतर यहां से जाता है, यह है 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। तो अगर देशांतर के बीच देखने लगे भारत की स्थिति, तो कहां से शुरू होती है? 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर। अब जिस तरह से वहां पर इनके नाम रख दिए थे, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल, तो क्या इनके भी कुछ नाम है? बिल्कुल नाम है। जहां पर ये 68.7 देशांतर जाता है भारत का, इसको बोलते हैं गौर माता। गौर माता कहां पर पड़ता है? गुजरात। जहां से ये 97.25 डिग्री जाता है, इसको बोलते हैं वालागू। वालागू नामक स्थान से। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। वो स्थान कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। 1 मिनट दिखाइए, थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूं, अब दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और कर देता हूं भाई, अब दिखाई दे रहा है। तो वो बिंदु कितना हो जाएगा? वालागू हो जाएगा। कहां पर पड़ता है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। अब अगर एक सीधी लाइन इस पॉइंट से, यानी कि इंदिरा कोल से एक सीधी लाइन इस तरह से खींच दें, जो जाके कहां मिल जाए? भारत के स्थल सीमा के दक्षिण बिंदु से, और इस तरह से देखने लगे कि भारत की ऊंचाई कितनी होगी। तो भारत की जो ऊंचाई होगी 3214 किलोमीटर। इस तरह से अगर भारत की माप करने लगे तो कितनी आएगी? 3214 किलोमीटर। अगर यहां से गौर माता से और सीधा वालागू तक एक लाइन खींच दे इस तरह से, इस तरह से, तो यहां से जो भारत की लंबाई हो जाएगी, ऐसे चौड़ाई हो जाएगी, वो हो जाएगी 2933 किलोमीटर। तो भारत की ऊंचाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। बात करने लगे भारत के क्षेत्रफल की, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्र बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखने लगें तो भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान 7वां है। भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बात करने लगे कौन कौन से देश भारत से बड़े हैं, तो आ जाओ भाई। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल, और बात करें सबसे बड़े की, तो सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलेंगे, अमेरिका, उसके बाद चीन। अच्छा, यहां कंफ्यूजन है,
बहुत सी बुक्स में अमेरिका चौथे नंबर पे है, चीन तीसरे नंबर पर। मैं लिख रहा हूँ अमेरिका को तीसरे नंबर पर, चीन को चौथे नंबर पर, क्योंकि एनसीईआरटी अगर देखते हैं हम उठाकर तो एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि तीसरे नंबर पर कौन है, अमेरिका। और अगर क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी से ही आपको करना होता है, तो इसीलिए तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, चीन आ जाएगा। पहले नंबर पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चीन, पांचवें पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर अपना देश भारत, आ जाएगा सातवें नंबर पर। बात करने लगे आठवें नंबर पर, तो आठवें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। तो ये हो गए विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 8 सबसे बड़े देश। बात करने लगे कि पूरे विश्व का, अगर हम पूरे विश्व का क्षेत्रफल देखें, एरिया देखें, तो भारत के हिस्से में कितना एरिया आ रहा है, तो भारत के हिस्से में पूरे विश्व का क्षेत्रफल जो आ रहा है वो आ रहा है 2.42%। भारत के हिस्से में कितनी जमीन आ रही है भैया, 2.42%। बात करने लगे अगर जनसंख्या की दृष्टि से, कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है दूसरा। और जिस तरह से हालात लग रहे हैं, मेहनत की जा रही है, तो 2025 तक 26 तक भारत पहले नंबर पर आ जाएगा। चलो देखते हैं आगे। जनसंख्या की दृष्टि से देखने लगे विश्व के कुछ बड़े देश, तो पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर अमेरिका, फोर्थ पर आ जाएगा इंडोनेशिया, फिफ्थ पर आ जाएगा ब्राजील, सिक्स पर आ जाएगा पाकिस्तान, सेवंथ पर आ जाएगा बांग्लादेश, और एट्थ पर आ जाएगा रूस। ये विश्व के कुछ पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़े देश। बात करने लगे कि जिस तरह से हमारे हिस्से में, पूरे विश्व का 2.42% हमारे हिस्से में आ रही है जमीन। अगर पॉपुलेशन की बात करने लगे कि पूरे विश्व की कितने % पॉपुलेशन भारत में निवास करती है, तो पूरे विश्व की मौज कर रखी है कुल जनसंख्या का 17.5% पॉपुलेशन भारत के अंदर निवास करती है। एरिया की बात करने लगे तो एरिया कितना मिला हुआ है हमको, 2.42, और पूरे विश्व के कितने व्यक्ति यहां पर निवास कर रहे हैं, 17.5% कुल जनसंख्या का 17.5%। बात करने लगे कि भारत के अंदर पूरे विश्व का कितने % पशुधन रहता है, यानी कि पशुधन, ये पशु जो होते हैं, कितने % पशुधन भारत के अंदर रहता है। तो पशुधन की बात करने लगे तो पूरे विश्व का 18% पशुधन भारत में रहता है। जमीन का टुकड़ा कितना मिला हुआ है, 2.42%। पूरे विश्व की पॉपुलेशन कितनी झेल रहा है, 17.5%। पूरे विश्व का पशुधन कितना झेल रहा है, 18%। तो इसीलिए यहाँ पर संसाधन थोड़े कम हैं, और थोड़ी आपको पता है सिचुएशन किस टाइप की हुई है यहाँ पर। ये हो गई भारत से रिलेटेड कुछ और बात। अब कुछ बात और करते हैं भारत से, कि भारत के सबसे बड़े राज्य की बात कर लें। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या नहीं, पहले कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य अगर अब मैं बात करूं
तो एक तो ज्योग्राफी के अंदर ना, आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर इंडिया का मैप होना चाहिए, इंडिया का मैप होना चाहिए। और इंडिया के मैप में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर कौन सा राज्य स्थित है। बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके दिमाग में इंडिया के मैप की ये नहीं होगी कि कौन सी जगह पर कौन सा राज्य स्थित है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मेरे साथ बने रहिए, मैं सिखा दूंगा कौन सी जगह पर कौन सा राज्य है। नहीं तो आप 2-3 बार इंडिया का मैप देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कौन सी जगह पर कौन सा राज्य स्थित है। तो यहां पर है हमारा राजस्थान, यहां पर है हमारा मध्य प्रदेश, यहां पर है हमारा महाराष्ट्र। अब हम बड़े के लिए क्या साइन बनाते हैं? इसी तरह से तो बनाते हैं भाई, बड़े के लिए साइन। तो यही भारत के बड़े राज्य हैं। सबसे पहला राजस्थान, दूसरे नंबर का मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर का महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम और आगे की बात करें तो इस बड़े को इस तरह से काट दीजिए। जब हम इसको इस तरह से यहां पर काट देंगे तो यहां पर क्या है? उत्तर प्रदेश किस नंबर पर हो गया? 4th नंबर पर। यहां पर क्या है? गुजरात किस नंबर पर हो गया? 5th नंबर पर हो गया। और भी बड़े देखने हैं तो यहां से इस तरह से काट दीजिए। यहां पर क्या है? कर्नाटक कितने नंबर पर हो गया? 6 नंबर पर। यहां पर क्या है? तमिलनाडु कौन से नंबर पर हो गया? 7 नंबर पर हो गया। ये हो गए भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य। सबसे बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। बात करें सबसे छोटे राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य, तो यहां पर है गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा, सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा क्षेत्रफल में? गोवा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे बात करने लगे तो यह है सिक्किम। यह दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरे नंबर की बात करने लगे तो यह है त्रिपुरा। तीसरे नंबर का सबसे छोटा राज्य भारत के अंदर। बात करने लगे पॉपुलेशन से कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करने लगे तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम। बात करते हैं भारत के सबसे बड़े जिले की कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यहां पर कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। बात करने लगे भारत के सबसे छोटे जिले की, तो यहां पर केरल में यहां पर माहे, पुद्दुचेरी का हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है पुद्दुचेरी, उसका एक जिला है माहे, तो ये सबसे छोटा जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे, सबसे बड़ा जिला कच्छ। बात करने लगे कि भारत में गांवों की संख्या कितनी है, तो भारत में जो गांव है लगभग
6,41,000। तो कितने गांव हैं भारत के अंदर? 6,41,000 गांव भारत के अंदर है। और उम्मीद करता हूं अभी तक ये आपकी समझ में आया होगा। जो भी मैं बोल रहा हूं आप तुरंत के तुरंत लिखते चले जाइए। सब कुछ पेपर में आया हुआ है, हर पॉइंट पेपर के हिसाब से उठाया हुआ है। बात करते हैं आगे, थोड़ा इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद अगली स्टोरी पे चलते हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहां पर हमारा है उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश के लिए वैकेंसी आने वाली है, तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो बात करने लगे उत्तर प्रदेश की कि कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड सबसे पहले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी बहुत ही कम हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बनाती है। उसके बाद यहां नीचे हरियाणा, हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा के बाद यहां पर राजस्थान, राजस्थान के भी साथ सीमा बनाता है। उसके बाद यहां पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी साथ सीमा बनाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ के साथ लगा हुआ है झारखंड, झारखंड के साथ भी सीमा बनाता है। झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो बिहार के साथ भी सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश कौन कौन से राज्य के साथ? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा बनाता है। उसके साथ साथ यहां पर है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली के साथ भी सीमा बनाता है। तो टोटल कितने राज्य के साथ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। तो इतने प्रदेशों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बात कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं रेखाओं के ऊपर। यहां पर भूमध्य रेखा से, ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, भूमध्य रेखा, ये इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है।